हे गाइस, कैसे हो? बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं यार? अपन भी एकदम से बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आपका बीसीके के चैप्टर नंबर 2 के नए लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। सर, अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं? अभी तक ऊपरी तौर पर बता रहा हूँ, अपनी नोटबुक खोल लेना। अभी तक हम लोग पढ़ के आ चुके बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कौन कौन से रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग वगैरह करने, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग या स्कैनिंग करने के बारे में अपन सारी की सारी बातें इन डिटेल चर्चा में बना चुके, इन डिटेल अपन सारी की सारी बातें कवर कर चुके हैं। मेरे पार्ट पर ये सारा का सारा टॉपिक कवर है। अगर किसी को कोई डाउट आता है देन प्लीज मुझसे आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, नंबर के ऊपर। क्लियर है? यस सर। तो सर, आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास के अंदर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्वोट एनालिसिस। सर, स्वोट एनालिसिस, हाँ सर, स्वोट एनालिसिस का मतलब आराम से समझेंगे, बिल्कुल प्यार से समझेंगे। स्वोट एनालिसिस का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सा टॉपिक है। बट इस टॉपिक को केवल और केवल सीए फाउंडेशन के लिए मत पढ़ना। सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपको एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम से एक टॉपिक पढ़ना है, EIS SM। क्लियर है? यस सर। EIS वाला पार्ट हो गया आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट। कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट, ऑडिट वगैरह कैसे होगी, कंप्यूटर को बीच में रखकर किस तरह से सारी काम होगी, वो हो गया आपका EIS वाला पार्ट। SM वाला पार्ट हो गया आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है अलग अलग तरीके की। क्लियर है? यस सर। वहां पर आपको स्वोट एनालिसिस देखने को मिलेगा और वहां पर 50 नंबर का पेपर आएगा। 50 नंबर में से 4 नंबर 100% चांसेस है कि 4 नंबर का स्वोट एनालिसिस आपके पेपर में आए। 4 नहीं तो 2 नंबर के अंदर। सर 2 के अंदर कैसे? वो सिंपल सा आपसे पूछेगा, स्वोट एनालिसिस के अंदर आपको क्या बताना है? आपको कुछ नहीं बताना। स्वोट एनालिसिस के अंदर आप हमको OOT का मतलब बता दो, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का मतलब बता दो, या पूरा का पूरा आपसे इन डिटेल क्वेश्चन पूछ लेगा कि SWOT का मतलब क्या है, पूरा का पूरा इसका कहानी क्या है। क्लियर? यस सर। सर, अभी अपन बात कर रहे हैं स्वोट एनालिसिस की। अब स्वोट एनालिसिस का मतलब सिंपल सी बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी पर्सन के अंदर 4 चीजें जरूर होती है। सर कौन कौन सी? उसकी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ, हाँ भैया, जब भी आप अपना रिज्यूमे तैयार करते हो, आप सीए बनने के बाद किसी भी कहां पर जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सबसे ज्यादा मजबूती क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर? यस सर। एंड दूसरा, आपकी वीकनेसेस क्या है। क्लियर है? यस सर। स्ट्रेंथ को हमको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है, वीकनेसेस को हमको खत्म करना होता है। एंड थर्ड वन, अपॉर्चुनिटी। O stands for opportunity, S stand for strength, W stand for weakness, O stand for opportunity and T stand for threats। हम शुरू से हम बढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, वीकनेस कम करनी चाहिए, थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। आज हमको पता चलेगा क्या कि आखिरकार अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, थ्रेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, वीकनेसेस का मतलब क्या होता है। क्लियर है? यस सर। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि सर स्वोट किस चीज के लिए स्टैंड होता है? स्वोट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। क्लियर है? यस सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस देख रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से जो जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं उन अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से जो जो उसके ऊपर थ्रेट्स आने के चांसेस बन रहे हैं, उन थ्रेट्स को अपन देख रहे हैं। क्लियर है? पक्की बात? यस सर। अब देखें, हाँ जी करवाइए सर। स्वोट एनालिसिस, हाँ सर बताओ जी सर, स्वोट एनालिसिस का आखिरकार मतलब क्या है, क्या कहानी है? स्वोट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का एनालिसिस करना। हाँ करवाओ सर। सर एनालिसिस तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले ये तो पता हो कि आखिरकार स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। हमको तो यही नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। चलो जी, स्ट्रेंथ, इट इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी विच अ फर्म कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। सर ये आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी है, इनहेरेंट आपकी कैपेसिटी है जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक गेन ले सकते हो। क्लियर है? यस सर। सर इसका कोई एग्जाम्पल हो सकता है? यस सर, इसका एग्जाम्पल के नाम पर, जैसे कि जापान की अगर मैं बात करूं, जापान की, सर जापान ओरिजिनल चीज़ों को
बनाने में विश्वास रखता है, वहीं चाइना कॉपी पेस्ट के अंदर विश्वास रखता है। क्लियर? यस सर। सर जब भी आप कोई भी नई चीज़ देखोगे, यहाँ तक कि पेन भी देखोगे, अपने मार्कर भी देखोगे, तो वहाँ पर लिखा आएगा R&D इन जापान। जापान के अंदर R&D होती है। या फिर अपन बात करें सर, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अच्छा सर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसने अपनी R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके रखी हुई है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके रखी हुई है। अब जो वो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करके रखी हुई है, अब कहानी ये आई कि सर जब भी वो नई ड्रग बनाता है या नया ड्रग कोई बनाता है, देन वो कंपनी एक ह्यूज R&D करती है। तो क्या कोई कंपनी ने सबसे पहले, जैसे अभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया हो तो आपको पता चलेगा, रूस की एक कंपनी ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि हम लोगों ने कोरोना वायरस की दवाई बना ली, उसकी वैक्सीन बना ली। क्लियर? यस सर। देन क्या R&D होने की वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा आगे होगे? यस सर। R&D एकदम से तो तैयार होगी नहीं। क्या ये आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी है, पुराने आपको टाइम पर मिली हुई है कैपेसिटी? यस सर। आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। आ रहा है कुछ? यस सर। देन इट इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी। सर ये अपनी एक इनहेरेंट कैपेसिटी है विच अ फर्म कैन यूज, जिसका एक फर्म यूज करती है टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। सर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की वजह से क्या करती है कंपनी, उसका गेन करती है। एग्जांपल एक और, रिलायंस जियो बड़ी कैश रिच कंपनी है। कैश रिच का मतलब सर रिलायंस जियो या रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारा अमाउंट कैश के अंदर पड़ा है, बहुत ज़्यादा उनका बैंक बैलेंसेस है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें वो बना रहे हैं वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हर एक पर्सन को होती है, और वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बंदे को अपना हार्ड कैश पेमेंट करनी पड़ती है। क्लियर? यस सर। जैसे पेट्रोल, डीजल, या फिर अपना IT सेक्टर के अंदर अपने को 555 का रिचार्ज करवाना है, सर 84 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर 85वें दिन आपको नेट चलाना है देन आपको 555 रुपये देने पड़ेंगे। क्या हम अपनी मजबूरी की वजह से 555 का रिचार्ज करवाते हैं? यस सर, पक्की बात। हाँ। देन सर उनके पास एक ह्यूज कैश रिजर्व पड़ा है, बहुत बड़ा कैश रिजर्व पड़ा है। अभी कोविड-19 हुआ, हाँ, कोविड-19 की वजह से सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई तो एज इट इज रही, बट डिमांड कम आ गई। सर डिमांड कम क्यों आई? डिमांड कम आने का सबसे बड़ा रीजन ये था, हर एक कंट्री ने अपने देश के अंदर क्या कर दिया था सर, हर एक कंट्री ने अपने देश के अंदर कर दिया था लॉकडाउन। और लॉकडाउन करने की वजह से सारी की सारी डोमेस्टिक फ्लाइट, सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट, यहाँ तक कि हमारे जो भी डेली यूज़ की जो हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स वगैरह, उन सभी व्हीकल्स के अंदर क्या पेट्रोल डीजल डलना बंद हो गया था? बोलो हाँ। यस सर, पक्की बात। हाँ। देन क्या हुआ कहानी? सर कैश रिच कंपनी है, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल बुक करवा लिया सऊदी अरब से। धीरे धीरे आता रहेगा सर। $800 प्रति बैरल के अंदर बुक कराया। आज उसका भाव कितना हो रहा है? 800 रुपये का भाव था उसका, सॉरी मैं गलत बोल गया, 800 रुपये का इंडियन मार्केट के अंदर भाव था। आज इंडियन मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का भाव 3200-3300 रुपये हो रहा है। 4 गुना तो बंदा वैसे ही रेट कर गया अपने क्रूड ऑयल के, अपने कच्चे तेल के। आया नहीं, फिर भी 4 गुना हो गया भाव। आ रहा है कुछ? यस सर, क्लियर है? यस सर। ये क्या है? उसकी एक स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट कैपेसिटी है सर, एक इंटरनल उसकी स्ट्रेंथ है। एग्जांपल देखें। यस सर, देखिए, सुपीरियर R&D, सुपीरियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल विच कैन बी यूज्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सो दैट द कंपनी गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर अगर आपके पास सुपीरियर R&D, आपके पास बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, देन आप उस R&D की मदद से, आज उस R&D डिपार्टमेंट की मदद से एक नया प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, नया प्रोडक्ट आप अपना लॉन्च कर सकते हो, जो कि नया प्रोडक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, गेन प्रोवाइड करवाएगा आपके किससे, आपके कॉम्पिटिटर से। किस तरह से? सर जाहिर सी बात है, आपके पास अगर R&D होगी प्रॉपरली, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो आप उसकी ह्यूज प्रोडक्शन कर सकते हो। यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग मास प्रोडक्शन।
सर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि आप बहुत ह्यूज प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू मास प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स इन स्केल्स। मतलब सर जैसे आपको पता हो क्या कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा देते हो, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हो तो आपकी कॉस्ट कम आ जाती है। सर कैसे? कोस्टिंग के अंदर इस चीज का आपको आंसर मिलेगा, आप पढ़ोगे कोस्टिंग के अंदर आपको आंसर मिलेगा। कॉस्ट होती है दो तरह की, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो पर यूनिट बेस के ऊपर लगती है, मतलब आप 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनाओगे तो 1 यूनिट आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। बट फिक्स कॉस्ट इस तरह की चीज, चाहे आप गुड्स काम करो या ना करो, आपका वो खर्चा तो आएगा ही आएगा। जैसे कि आपका ऑफिस रेंट या फैक्ट्री रेंट। सर फैक्ट्री के अंदर 1 यूनिट बनाई तो भी फैक्ट्री रेंट उतना ही आएगा, फैक्ट्री के अंदर 1 करोड़ यूनिट बनाई तो भी क्या फैक्ट्री रेंट उतना ही आएगा। यस सर। सर 1 यूनिट के ऊपर अगर आपको फैक्ट्री रेंट डालना पड़े तो बहुत ज्यादा डलेगा, 1 लाख के ऊपर डालना पड़े तो बहुत कम पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अगर आप ह्यूज प्रोडक्शन करते हो, आप प्रोडक्शन लाइन के अंदर अपना ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से आपकी क्या कॉस्टिंग भी कम आएगी? बोलो हाँ। यस सर। देन अभी तक अपने ने क्या पढ़ा? सर हमने अभी पढ़ा स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ है क्या? ये कुछ भी नहीं है सर, ये अपना इनहेरेंट कैपेसिटी है जिसकी वजह से जो कि हम यूज करते हैं किस लिए? गेन प्रोवाइड करने के लिए, गेन लेने के लिए, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने के लिए ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा गेन लेने के लिए इनहेरेंट कैपेसिटी है। यस सर। क्लियर है? यस सर। आप लोगों की भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती होगी। हाँ जी सर, हमारी स्ट्रेंथ अकाउंट्स का सब्जेक्ट है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अकाउंट्स का सब्जेक्ट हमारी स्ट्रेंथ हुआ करता +1 +2 के अंदर, या आज भी हमारी अकाउंट्स का सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है। हाँ सर, अकाउंट्स का सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है, सर उस स्ट्रेंथ का यूज क्या करते हो? कोई आपकी वीकनेसेस होगी, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका वीक होगा, देन वो स्ट्रेंथ आपके दूसरे पेपर को क्या कर देगा? कंपनसेट कर देगा। हाँ, जैसे सपोज करते हैं सीए फाउंडेशन हम लोग पास हो चुके हैं। हाँ जी, बधाई हो। सीए इंटरमीडिएट के अंदर आप आए। अच्छा सर सीए इंटरमीडिएट के अंदर अगर हम आते हैं, देन हमारे पास पेपर होंगे कितने? 8 पेपर्स होंगे। सर 8 पेपर्स में से 8 के 8 पेपर आपके स्ट्रोंग नहीं हो सकते। ये बात कहने की है कि 8 के 8 स्ट्रोंग कर लेंगे, नहीं हो सकते भाई। 2-3 पेपर आपके मैक्सिमम स्ट्रोंग होंगे। सर कौन कौन से? अकाउंट्स का, टैक्स का, कॉस्टिंग का। 4 पेपर मैक्सिमम या 5 पेपर। बाकी 2-3-4 पेपर आपके ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे। ऑडिट का पेपर हमेशा आपका वीक होने वाला है। वाई? क्योंकि नया सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। AISSM का पेपर आपका वीक होने वाला है। वाई? क्योंकि नया सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आ रहा है? पक्की बात? यस सर। इकोनॉमिक्स का पेपर आपका थोड़ा सा वीक होने वाला है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। रीजन है, एक लॉजिक के साथ चलेंगे। पक्की बात? हाँ। देन आप क्या करोगे भैया? हमारे को ना ये जो हमारे वीक पोर्शन है, उसके अंदर तो अपने को 50-55 नंबर आ जाए, बट ये जो नंबर मेरे कम हुए हैं इनको कंपनसेट कौन सा सब्जेक्ट कर देगा? जिस सब्जेक्ट के अंदर मेरे अच्छे नंबर आते हैं, जिस सब्जेक्ट के अंदर मेरे बढ़िया नंबर आते हैं। क्लियर है? यस सर। देन अपने ने स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वीकनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सर स्ट्रेंथ अपनी क्या थी? इनहेरेंट कैपेसिटी थी। सर ये क्या है? इट इज एन आवर इनहेरेंट लिमिटेशन विच क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। सर स्ट्रेंथ अपने को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्रिएट करके देता था, वीकनेसेस अपने को स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेजेस क्रिएट करके देगी। स्ट्रेंथ अपनी इनहेरेंट कैपेसिटी था, दिस इज आवर इनहेरेंट लिमिटेशन। क्लियर है? यस सर। सर मेरी वीकनेसेस क्या है? अपने को क्या पता होना चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर अपने को अपनी वीकनेसेस का नहीं पता चलेगा तो क्या हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे? कभी भी नहीं। अगर आपको पता होगा कि 4 सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, 4 सब्जेक्ट के अंदर आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तो आज से उसको थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कर दो। पक्की बात? तो सर स्ट्रेंथ वाले को छोड़ दे? नहीं, स्ट्रेंथ वाले को भी प्रॉपर टाइम देना और वीकनेसेस वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। वाई? ताकि वो वीकनेस की वजह से हम रह ना जाएं। क्लियर है? यस सर। आगे कर सकते हैं। हाँ, वीकनेस इट इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन। सर ये एक आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन है विच क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, जो कि आपकी एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज बनाती है। सर इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ जी, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं। अच्छा,
सर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक ना कंपनी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, सांवरिया कंज्यूमर्स के नाम से, कंज्यूमेबल्स के नाम से कंपनी है, सांवरिया कंज्यूमेबल्स के नाम से कंपनी है। अच्छा सर, तो वो कंपनी खाने पीने की आइटम बनाती है मेनली। अच्छा ओके, बहुत अच्छी बात है। देन उस कंपनी का ना केवल और केवल एक ही बायर है, मतलब उस कंपनी से एक ही पर्सन गुड्स खरीदता है। 100% उस बंदे की, उस कंपनी की प्रोडक्शन कौन लेता है? पतंजलि लेता है। सर एक बार के लिए तो कहने को बड़ी अच्छी सी चीज भी लग रही है कि अपने को मगजमारी मारने की जरूरत नहीं, जितना सामान बनाओ सारा का सारा पतंजलि को दे दो, बट कहीं ना कहीं ये वीकनेसेस भी हो सकती है। हाँ सर, अगर पतंजलि को कुछ हो गया, पतंजलि का कुछ हो गया, पतंजलि के पास सीबीआई की या ईडी की रेड पड़ गई, देन क्या डायरेक्टली इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा? हाँ, क्यों? पतंजलि तो गुड्स खरीदेगा नहीं। या लोगों ने पतंजलि के गुड्स बाजार से खरीदना बंद कर दिया, तो क्या डायरेक्टली इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा? हाँ जी। दूसरा एग्जांपल, सर आपको पता होगा कि हुंडई कंपनी के अंदर मेनली 2-3 कार्स बिकती है। कौन कौन सी? क्रेटा, i10, i20, इस तरह की गाड़ियां बिकती है, बट कंपनी बनाती तो बहुत सारी गाड़ियां। सर क्यों? कंपनी पागल है? नहीं भैया, कंपनी को यह पता है कि कल को अगर मेरा एक प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए तो उसका बैकअप मेरे पास तैयार होना चाहिए। कभी भी एक कंपनी को, एक पर्सन को, सिंगल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ जी। ओवर डिपेंडेंस, सर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होना भी खतरे की घंटी है। ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, सर आप एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है, कल को उस प्रोडक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट को बैन कर दिया, आपकी तो बैंड बज गई। हाँ। अगला, सिंगल प्रोडक्ट लाइन और अ सिंगल कस्टमर, सिंगल सप्लायर। सर सिंगल कस्टमर से आप काम कर रहे हो, सिंगल कस्टमर कहेगा भैया मेरे को तुम्हारे गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं गुड्स नहीं ले रहा तुम्हारे, अपनी तो ऐसी तैसी हो गई। सप्लायर कहेगा मैं तुमको माल नहीं दे रहा, और दूसरी चीज सप्लायर को पता है यही मैं इसको माल दे सकता हूं और तो कोई दे ही नहीं सकता, सप्लायर अपने भाव के गुड्स लेगा, अपने भाव का माल लगाएगा। कंज्यूमर को पता है इससे गुड्स खाली मैं ही लेता हूं, वो भी अपनी शर्तों के हिसाब से माल लेगा, भैया इतने रुपए का तेरा मन करे तो दे दे गुड्स, अदरवाइज मत दे। क्लियर है? यस सर। यानी अगर आप एक ही पर्सन के ऊपर, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, एक ही सप्लायर के ऊपर, एक ही कस्टमर के ऊपर अगर आप ओवर डिपेंडेंस हो जाओगे तो वो आपकी एक वीकनेसेस बन जाएगा, वो आपको दिक्कत करेगा बाद में, विच इज पोटेंशियली रिस्की फॉर फर्म्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। सर क्राइसिस के टाइम पर यह फर्म्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। तो अभी तक अपने ने 2 पॉइंट पढ़े, पहला अपने ने पढ़ा स्ट्रेंथ, दूसरा अपने ने पढ़ा वीकनेस। स्ट्रेंथ क्या है? दिस इज नथिंग बट एन इनहेरेंट कैपेसिटी, जो कि अपने को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है। एंड वीकनेस क्या है? सर ये कुछ भी नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपने को प्रोवाइड करवाता है स्ट्रेटेजिक क्या? डिसएडवांटेज। क्लियर है? यस सर। एग्जांपल्स आई थिंक समझ आ गए होंगे। स्ट्रेंथ के अंदर R&D का एग्जांपल, वीकनेसेस के अंदर अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, सिंगल प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, सिंगल कंज्यूमर के ऊपर, सिंगल सप्लायर के ऊपर भी अगर रहोगे तो दिक्कत आएगी। मुकेश भाई इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुकेश भाई को लग रहा था सबसे पहले कंपनी कौन से सेक्टर में आई थी? पेट्रोलियम सेक्टर में, छोड़ा नहीं, धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल के अंदर, धीरे धीरे क्लोथिंग के अंदर, धीरे धीरे रिटेल के अंदर, धीरे धीरे आईटी के अंदर, धीरे धीरे एग्रीकल्चर के अंदर, धीरे धीरे बुक्स के अंदर, बुक्स पब्लिशिंग के अंदर। सर इस तरह से क्या कंपनी बेबी टॉयज के अंदर भी कंपनी आ चुकी है। क्लियर? यस सर। यानी कंपनी अपने सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर उसको लगेगा कि मेरा पेट्रोलियम सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा तो कोई ना कोई सेक्टर तो मेरा अच्छा काम कर ही रहा होगा। क्लियर है? यस सर। अगला क्या है? अपॉर्चुनिटी। सर अपॉर्चुनिटी, हाँ जी अपॉर्चुनिटी, इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। सर ये अपने लिए एक फेवरेबल कंडीशन है इन फर्म्स एनवायरनमेंट विच अनेबल द स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। सर हमारी पोजीशन को, हमारे एक स्केल को और भी ज्यादा बड़ा करने में, हमारी पोजीशन को और भी ज्यादा बड़ा करने के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है, दीज आर आवर अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल के लिए कोविड-19। सर कोविड-19 कई लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम किया, कई लोगों के लिए एक थ्रेट का काम किया। अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन की बात करूं, कई लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी लिया। अपॉर्चुनिटी कैसे लिया? पहले हम एक क्लासरूम तक सीमित थे, आज हम क्लासरूम तक सीमित नहीं है, आज हम लोगों की क्लास का दायरा बहुत बढ़ गया है।
पहले हमको एक रिस्ट्रिक्ट टाइम के अंदर काम करना रहता था कि भैया इस टाइम से इस टाइम तक आपको क्लासेस करनी ही करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, आपको एक टाइम फॉलो करना पड़ता था। अब एक अपॉर्चुनिटी आ गई, जब भी आपका मन करे क्लास रिकॉर्ड करो और बच्चों को प्रोवाइड करवा दो। बच्चों के लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी है? हाँ सर, पहले ट्रैवलिंग के अंदर उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था, अब घर पर बैठे आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा सर, पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना रिस्ट्रिक्टेड टाइम के अंदर आपको क्या करनी पड़ती थी? अपनी क्लास करनी पड़ती थी। अभी रात को मन कर रहा है रात को करो, सुबह मन कर रहा है सुबह मन करो। सर पहले अगर छुट्टी कर लेते थे तो टीचर को कहना पड़ता था कि सर एक बार प्लीज मुझको दोबारा से रिवाइज करवा दीजिए। टीचर के लिए भी एक डिफिकल्टी टास्क होता था और बच्चे के लिए भी हेजिटेशन हो जाती थी कि वो अकेला कह नहीं पाता था। हैंस अभी क्या ये वाली दिक्कत खत्म हो गई? हाँ सर बिल्कुल, अपने को ये वाली दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमारे फ़ोन के अंदर क्लासेस हैं, कैसे भी काम करो। पक्की बात? हाँ जी, आगे कर सकते हैं। हाँ सर, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी इज नथिंग बट अ फेवरेबल कंडीशन इन द फर्म एनवायरनमेंट। फर्म के एनवायरनमेंट के अंदर एक फेवरेबल कंडीशन है विच एनेबल टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन आती है। सर एग्जांपल दे सकते हो? इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम एंड ग्रोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कंपनी प्रोवाइड्स। सर कंपनी ना जो गुड्स या जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उनकी एकदम से डिमांड आ गई। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, कोविड-19 की वजह से एकदम से फार्मास्यूटिकल सेक्टर की डिमांड आ गई। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, पक्की बात। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो क्या ये मेरे लिए एक अच्छी बात है? हाँ सर, क्यों अच्छी बात है? कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है तो कंज्यूमर खर्चा भी तो करेगा। आ रहा है कुछ कुछ समझ? बोलो हाँ। हाँ जी आ रहा है, बताइए। यस सर, समझ तो आ रहा है। देन अपॉर्चुनिटी इज नथिंग बट अ फेवरेबल कंडीशन इन फर्म एनवायरनमेंट। फर्म के एनवायरनमेंट के अंदर एक फेवरेबल जो आपकी कंडीशन है दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल, कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई, या जिन और गुड्स और सर्विसेज के अंदर मैं डील करता हूं उन गुड्स और सर्विसेज का एकदम से डिमांड इंक्रीज हो गई है। क्लियर है? यस सर। अगला थ्रेड। सर थ्रेड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अच्छा जी, इट इज ए अनफेवरेबल कंडीशन। सर ये एक अपनी अनफेवरेबल कंडीशन है। मैंने कहा मतलब सर ये वाली आपकी ना अनफेवरेबल कंडीशन है। मैंने कहा ठीक है। इन द फर्म एनवायरनमेंट विच क्रिएट अ रिस्क फॉर और कोज डैमेज टू फर्म। सर ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। अच्छा जी, हुआ क्या कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं। यस सर, चेंजेस को क्या कोई बंदा रोक सकता है? नहीं सर, चेंजेस को कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता। अब एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज हुए, एक पर्सन के लिए वो हो सकता है अपॉर्चुनिटी का काम करे, वो ही एनवायरनमेंट हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए थ्रेड का काम करे। अपॉर्चुनिटी कब? जब आप उस कंडीशन को अपने लिए फेवरेबल समझने लग जाते हो, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। बट अगर वो कंडीशन आपके लिए अनफेवरेबल हो जाती है और आपके गोइंग कंसर्न के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क या एक रिस्क क्रिएट करके रख देती है, दैट इज योर थ्रेट। आया कुछ कुछ समझ? यस सर, कोविड-19 की वजह से सर कई टीचर्स कैमरा फेस करना जान गए। प्रैक्टिकली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझको कैमरा फेस करना आ गया। पहले मेरे को बड़ी घबराहट थी, कैमरे के आगे में नहीं आ पाता था, बट अब मुझको कैमरा फेस करना आ गया। बट कई बहुत सीनियर बड़े रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो 20-20, 30-30 सालों से पढ़ा रहे हैं, जितनी हमारी एज भी नहीं है उससे ज़्यादा तो उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, बट वो अभी कैमरा फेस नहीं कर पा रहे। देन उनके लिए एक थ्रेड है। क्या थ्रेड है? कि अनफेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से रिस्क आ रहा है। सर रिस्क क्या आ रहा है? कि नए टीचर्स आके उनकी जगह ना ले ले। हमारे लिए न्यू कमर्स के लिए क्या एक ये क्या है? बोलो, अपॉर्चुनिटी है। सर कैसे? फेवरेबल कंडीशन। हमने उस कंडीशन को अपने फेवर के अंदर समझा। हमको स्टार्टिंग में थोड़े से दिक्कत हुए क्योंकि कभी भी चेंजेस को एक्सेप्ट या अडॉप्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें होएगी, बट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सारी चीजें मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? Yes sir. Then threat is nothing but an unfavorable condition in the firm environment. firm के environment के अंदर एक unfavorable condition है which create risk for or cause of damage to firm. सर जो कि फर्म के लिए डैमेज उत्पन्न कर सकता है या ऐसे कारण बन सकते हैं जो फर्म को डैमेज कर पाए। सर कैसे? emergence
ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यू कॉम्पिटिटर हु आर लाइकली टू ऑफर स्टिफ कॉम्पिटिशन टू द एग्जिस्टिंग कंपनी। सर एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर एंटर हो गया जो कि अपने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को क्या एक कठोर, एक स्टिफ का मतलब कठोर कंपटीशन दे सकता है। सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो? हाँ जी, एयरटेल जियो वाला। सर कैसे एयरटेल को एक थ्रेड हुआ था, थ्रेड किस चीज का हुआ था? सर एयरटेल को ये थ्रेड हुआ था क्या कि उसके नया कॉम्पिटिटर आ रहा था जो कि एक बहुत गजब का क्या देने वाला है, कंपटीशन देने वाला है। आया कुछ समझ? यस सर, पक्की बात। हाँ जी। देन आज की क्लास के अंदर अपने ने क्या पढ़ा? सर आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस कुछ भी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी हमको पढ़ना रहेगा। स्वोट एनालिसिस, स्वोट स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। सर स्ट्रेंथ इज नथिंग बट एन इनहेरेंट कैपेसिटी। सर हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी है जो कि हमको एक एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स। सर कॉम्पिटिटर के ऊपर अपने को एक एडवांटेज प्रोवाइड करवाती है। एग्जांपल इसका क्या लिया था? अगर हमारे पास R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है तो हम अपना नया प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे देन उस नए प्रोडक्ट को की वजह से हम ह्यूज मास प्रोडक्शन कर पाएंगे। सर अपनी जो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन का अपना खर्चा भी कम लगेगा। दूसरा अपने ने पढ़ा था वीकनेसेस। सर वीकनेसेस क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन जो कि स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेजेस अपनी क्रिएट करती है। सर इसके अंदर अपने ने एग्जांपल क्या पढ़ा था? इसका एग्जांपल सिंपल था कि हम लोग डिपेंडेंट है एक पर्सन के ऊपर, एक कस्टमर के ऊपर, एक सप्लायर के ऊपर, एक ही प्रोडक्ट लाइन के ऊपर। अगर अपन लोग डिपेंडेंट है देन आगे आने वाले टाइम पर यह हमारे कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिस्क क्रिएट कर सकता है। किस तरह का रिस्क? सर अगर उस बंदे ने हमसे गुड्स खरीदना मना कर दिया, गुड्स बेचना उसने हमको मना कर दिया, या फिर हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड ही नहीं रही, तो क्या दिक्कत आएगी? यस सर। अगला पॉइंट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है सर, जो फर्म का एनवायरनमेंट है उस फर्म के एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपके लिए कोई फेवरेबल कंडीशन है जो कि आपकी पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। सर अपॉर्चुनिटी का मतलब सर कंज्यूमर की इनकम के अंदर इंक्रीज हो गया, या फिर सर हमारे प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की या जिस गुड्स या सर्विसेज के अंदर हम लोग डील करते हैं एकदम से उनकी क्या आनी स्टार्ट हो गई, डिमांड आनी स्टार्ट हो गई। सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, एप्पल और सनफिस्ट। लॉकडाउन के पीरियड के अंदर एप्पल और सनफिस्ट ही ऐसी कंपनी थी जो कंपनी ने ग्रो किया है। वाई? क्योंकि घर पर तो बैठे थे। हाँ सर, घर पर बैठे थे, खा क्या रहे थे? खाली बिस्किट्स। पक्की बात। हाँ जी सर। थ्रेड क्या है? इट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द फर्म्स एनवायरनमेंट। फर्म के एनवायरनमेंट के अंदर एक अनफेवरेबल कंडीशन है विच क्रिएट अ रिस्क। सर जो कि एक क्रिएट करती है अपने लिए, रिस्क क्रिएट करती है, और कॉज ऑफ डैमेज टू फर्म, जो कि एक ऐसे कारणों को उत्पन्न करती है जो कि फर्म को डैमेज पहुंचा सके। सर एग्जाम्पल दे सकते हो? एक मार्केट के अंदर नए कॉम्पिटिटर का आ जाना जो कि अपने को एक बड़ा स्टिफ, बड़ा कठोर, बड़ा गजब का कंपटीशन देने वाला है, इस तरह के बंदे का मार्केट के अंदर आ जाना। एग्जाम्पल एयरटेल और जियो अपने ने लिया था। क्लियर है? यस सर। तो चलिए अभी मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड से, स्क्रीन से हट रहा हूँ। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्हाइट बोर्ड का और अपनी नोटबुक के अंदर सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बाकी बातें हम कल करेंगे। आज की क्लास के अंदर अपने ने खाली यही डिस्कस करना था, स्वोट एनालिसिस। बाकी बातें अपन कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलिए क्योंकि आज 15 अगस्त है, तब तक के लिए, क्योंकि आज 15 अगस्त है तो हम सारे बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। चलिए बाकी बातें हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। आज इंडिपेंडेंस डे, 74th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर पर रहकर मज़े से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, कुछ देशभक्ति से रिलेटेड गीत सुनेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, ताकि हम भी अपनी जड़ों से थोड़े से और मजबूत हो पाए। क्लियर है? ये आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली, हवा में नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो अपनी इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए कि हमको तो ये आज़ादी मिल चुकी है। आपको जो आपका काम है वो अपना काम बस ईमानदारी से करते रहना है, और आपको
कुछ भी नहीं करना, आराम से अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। क्लियर है? आज के दिन पर हम अपने बारे में ना सोच के हम केवल और केवल अपने देश के बारे में सोचेंगे। और देश किससे है? हम लोगों से, हमारी जैसी नई पीढ़ी से देश है। इस देश को आगे लेके जाने की जिम्मेवारी किसकी है? हम जैसे न्यू जनरेशन की, आप लोगों की ही तो है। क्लियर है? यस सर। तो चलिए बाकी बातें हम कल करेंगे, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।